वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास रॉयल एकेडमी। हम लोग फिजिक्स में कंटिन्यू कर रहे थे मैग्नेट का टॉपिक, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म को। आज हम लोग को इसी टॉपिक के ऊपर और डिटेल में जाना है और कुछ नए चीज़ों को सीखना है। तो मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म में जो अपना सबसे पहला आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या रहेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर स्टूडेंट्स? आज जो हमारा टॉपिक रहेगा धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव। यह होता क्या है स्टूडेंट? तो सबसे पहले अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइल ले लेते हैं। एक कॉइल मतलब एक कुंडली ले लेते हैं और उस कुंडली में कॉपर का वायर को लपेट देते हैं। क्लियर हो गया? और कॉपर का वायर को कॉइल में लपेटने के बाद जब उसमें करंट फ्लो किया जाता है, करंट फ्लो किया जाता है, तो करंट फ्लो करने के कारण लगातार इस कॉइल में करंट क्या होता है, मूव करता है। इस कॉइल में लगातार क्या करता है, करंट गति करता है। तो गति करने के कारण अगर ये कॉइल चुंबक की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देता है, अगर ये कॉइल मैग्नेट की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको उस करंट का क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अगर किसी कॉइल में, कॉइल क्या होता है थोड़ी देर बाद समझेंगे, अगर किसी कॉइल में करंट अप्लाई किया जाए और करंट अप्लाई करने के कारण अगर वो कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है और वह कुंडली चुंबक की तरह कार्य करना प्रारंभ कर देती है, तो इसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। When electric current passed in any coil and it behaves like a magnet, then this effect of current is called magnetic effect of electric current. अगर किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए और वह कुंडली चुंबक की तरह कार्य करना प्रारंभ कर दे, तो इसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? धारा का चुंबकीय प्रभाव समझ में आ गया होगा आपको। अब कुंडली क्या होता है, व्हाट इज कॉइल? अगर एक हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल ले, एक क्या ले, इंसुलेटिंग मटेरियल। अब इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब क्या होता है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, इसको बोलते हैं हम लोग कुचालक। क्या बोलते हैं, कुचालक ले लेते हैं। अब कुचालक लेने का जिसके ऊपर कॉपर के तार को इस तरीके से लपेट देते हैं, इस तरीके से बाउंड कर देते हैं। एक क्या ले लेते हैं हम लोग, इंसुलेटर ले लेते हैं, उस इंसुलेटर के ऊपर कॉपर के वायर को लपेट देते हैं और लपेटने के बाद जो हमारे सामने एक डिवाइस बनता है, ये डिवाइस हमारा क्या कहलाता है, कुंडली या कॉइल। क्या कहलाता है, कुंडली या कॉइल कहलाता है। जनरली आपने इसको इसमें देखा होगा, फैन के क्या बोलना चाहिए, मोटर, जो फैन का बना रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर या जो छोटी छोटी इलेक्ट्रिक मोटर्स रहती है उसमें इस तरीके से बनाया जाता है। या कुंडली हम लोग कैसे बोल सकते हैं, पतली पतली आयरन के स्ट्रिप्स ले लेंगे, उसके ऊपर कागज या फिर प्लास्टिक का प्लेट लगा दिया जाता है और इसमें हम लोग अगर कॉपर के वायर को वाउंड कर देते हैं, तो ये भी हमारा एक प्रकार का क्या बन जाता है, कुंडली बन जाता है स्टूडेंट। क्लियर हो क्या? मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपर के तार को लपेट रहे हैं, सिल्वर के तार को लपेट रहे हैं। जनरली कॉपर के तार लपटा जाता है, लेकिन आज की डेट में सिल्वर के तार को भी लपेटना स्टार्ट किया गया है, तो ये आपका क्या कहलाता है, कॉइल या कुंडली कहलाता है। क्लियर है स्टूडेंट? इसको और डिटेल में बाद में समझेंगे। पहले एक बार मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर किसी कॉइल में करंट अप्लाई किया जाता है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो कॉइल किसकी तरह कार्य करना प्रारंभ कर देता है, मैग्नेट की तरह कार्य करने स्टार्ट कर देता है। इसको उसका क्या बोलते हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका सबसे पहला खोज किया था हेंस और स्टेड ने। किसने किया था? हेंस और स्टेड ने। कौन से सेंचुरी में? 18th सेंचुरी। कौन से सेंचुरी में? 18th सेंचुरी में। क्लियर स्टूडेंट? इसका सबसे पहला खोज किया था हेंस और स्टेड ने। कब? 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में। उसने क्या लिया, एक मैग्नेटिक नीडल लिया। एक क्या लिया उसने? मैग्नेटिक नीडल ले लिया। क्लियर स्टूडेंट? और उसके नीचे उसने क्या लगा दिया, कॉइल लगा दिया। और कॉइल लगाने के बाद उसको किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से। किससे जोड़ दिया? बैटरी और एक की से। किससे जोड़ दिया? एक बैटरी और एक की से। क्लियर स्टूडेंट? जैसे ही उसने की को ऑन किया,
की को ऑन करने के कारण इस डायरेक्शन में क्या फ्लो हो गया, करंट। क्या फ्लो हो गया, करंट। अब करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या बनेगा, अभी हमने पढ़ के आए हैं, ये कॉइल है तो इस कॉइल में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा स्टूडेंट। इसमें क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब लगातार इसमें करंट अगर फ्लो हो रहा है तो इसमें क्या क्रिएट होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर का जो नॉर्थ और साउथ वाला पोर्शन है, इस नॉर्थ और साउथ वाले पोर्शन को क्या करने की कोशिश करेगा, डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि हमारा जो करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल। क्योंकि हम लोग का जो डायरेक्शन बन रहा है ये नॉर्थ है और ये आपका सॉरी करंट इस साइड से फ्लो हो रहा है तो ये नॉर्थ हो गया और ये आपका क्या हो गया, साउथ। तो ये दोनों नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो हमारा जो डायरेक्शन है इसका मैग्नेटिक नीडल का वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा। किसकी तरफ जाने लगेगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा। इसी प्रैक्टिकल को उसने दोबारा दिखाया और अब क्या किया, मैग्नेटिक जो कॉइल लिया उस कॉइल में जो करंट लगाया उसने, करंट के डायरेक्शन को उसने चेंज कर दिया। क्या कर दिया, करंट के डायरेक्शन को उसने चेंज कर दिया। और चेंज करने पे जब उसने करंट को इस डायरेक्शन से फ्लो किया तो यहाँ पर क्या बन गया आपका साउथ और यहाँ पे क्या बन गया नॉर्थ। तो इसका डिफ्लेक्शन फिर किसकी तरफ हुआ, नीचे की तरफ हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स, मतलब अब नॉर्थ किसकी तरफ हो गया, साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो उसने ये बोला, देखिए ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ा ये उसका ओरिजिनल डेफिनेशन, बट इसका खोज सबसे पहले किसने किया था, हेंस ओरिस्टेड ने किया था। उसने जो प्रैक्टिकल किया उसके आधार पर कंक्लूजन से ये डेफिनेशन बनता है। उसने पहले एक प्रैक्टिकल किया, एक उसने क्या लिया, चुंबकीय सुई लिया, चुंबकीय सुई के नीचे कॉइल या कुंडली लगा दिया, कुंडली लगाने के बाद कुंजी और मतलब की और क्या लगा दिया, बैटरी। बैटरी से जैसे उसने करंट फ्लो किया कौन से डायरेक्शन में, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। अब मतलब जिस डायरेक्शन से वो करंट फ्लो करता है उसको साउथ से लेते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नॉर्थ ले लेते हैं। तब क्या होगा, जो चुंबक का नॉर्थ होगा, जो मैग्नेट का नॉर्थ होगा और ये वाला नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो एक ही तरफ डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा जो मैग्नेटिक नीडल है इस तरफ। और उसी तरीके से जब उसने डायरेक्शन का करंट को चेंज किया, मतलब करंट का डायरेक्शन को चेंज किया तो नॉर्थ क्या हो गया, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। तो उनको कंक्लूजन मिला कि किसी भी कॉइल में अगर लगातार करंट अप्लाई किया जाता है तो कॉइल क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी कुंडली में लगातार धारा पारित करने पर उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो पहले से उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र को, जो पहले से उपस्थित मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिफ्लेक्ट करता है, चाहे वो अपनी ओर डिफ्लेक्ट करे या अपने से दूर डिफ्लेक्ट करे। तो यहीं से बनता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और उसका खोज करने का नाम क्या है, हेंस ओरिस्टेड, और उसका ये एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट। क्लियर है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए, वो आता है, अभी हमने देखा कि अगर कोई सा भी एक कॉइल ले लिया जाए और उस कॉइल में करंट अप्लाई किया जाए तो करंट अप्लाई करने के कारण क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड में क्लियर जो उसका पावर स्ट्रेंथ होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि करंट कितना फ्लो किया जा रहा है। जितना करंट अपन फ्लो करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा स्टूडेंट। क्लियर है ये हेंस ओरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद दो साइंटिस्ट हुए, बायोट एंड सैवर्ट, और ईयर था 1802। क्लियर स्टूडेंट, बायोट और सैवर्ट दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1802 में एक लॉ दिया जिसको किस नाम के नाम से जाना जाता है, बायो सैवर्ट लॉ के नाम से जाना जाता है, हिंदी में बायो सैवर्ट नियम। अब इसका स्टार्टिंग हम लोग कहाँ शुरू करेंगे, बायो और सैवर्ट नामक वैज्ञानिक ने, बायो एवं सैवर्ट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिस नियम को बायो सैवर्ट नियम कहते हैं। बायो एंड सैवर्ट मीन साइंटिस्ट proposed a law. That law is called Biot-Savart law. What is the basic of the law? What is the basic of the law? That if current is applied to any coil, then a magnetic field creates around it, and magnetic field intensity depends upon the strength of the current. उसने क्या बोला, यदि हम लोग एक कॉइल ले लें और उस कॉइल में हम लोग धारा प्रवाहित करें
तो धारा प्रवाहित करने के कारण उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया। तो इंग्लिश में लिखेंगे, बायो एंड सावर्ट नेम साइंटिस्ट gave a law called Biot-Savart law. In this they told that if current is applied on any coil or a straight conductor, then a magnetic field creates around it. उसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, and the strength of magnetic field depends upon the strength of current. और कितना strong magnetic field बनेगा किस पे डिपेंड करेगा, strength of current पे डिपेंड करेगा, and we can calculate magnetic field intensity by that data. क्लियर? अब हिंदी में एक बार देख लेते हैं। बायो एवं सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे बायो-सावर्ट नियम कहते हैं। यदि हम लोग एक चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान इस नियम के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ L। माना एक हम लोग क्या ले लेते हैं, धारावाही चालक तार ले लेते हैं जिसकी लंबाई L है। ये थ्योरी आपको लिखते जाना है स्टूडेंट, बिना थ्योरी का आप लोग कुछ भी चीज कंप्लीट नहीं करेंगे। कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ L। माना एक हम लोग क्या ले लेते हैं, L लंबाई का तार ले लेते हैं, इन विच I करंट इज फ्लोन, जिसमें कितनी धारा प्रवाहित करते हैं, I करंट फ्लो करते हैं। क्लियर? जैसे ही इसमें I करंट फ्लो करेंगे, देन अ मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट लिंकिंग अराउंड इट। इसके चारों तरफ क्या बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, देन अ मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट क्रिएटिंग अराउंड इट। अब हम लोगों को क्या करना है, किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B फाइंड करना है। किसी पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, जो कि इस वायर से कितने डिस्टेंस पे मौजूद है, R डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे मौजूद है, R डिस्टेंस पे। क्लियर स्टूडेंट? फिर से एक वायर लिया जिसकी लंबाई L है, इसमें I धारा प्रवाहित कर लेते हैं, I करंट अप्लाई करते हैं। तो I करंट अप्लाई करते हैं तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों को किसी पॉइंट P पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B फाइंड करनी है। P पर एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जो कि वायर से कितनी दूरी पर मौजूद है, R दूरी पर। अब डायरेक्ट तो हम लोग निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पर हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। ये स्मॉल एलिमेंट को हम लोग नेम दे देते हैं AC। क्या नेम दे देते हैं, AC। और इसका जो लेंथ है वो लेंथ कितना ले लेते हैं स्टूडेंट, DL। अब कंसीडर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक पूरे तार के लिए एक बार में मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसलिए वहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, अल्पांश लेंगे। तो L लंबाई का अल्पांश कितना हो जाएगा, DL। L लंबाई का स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, DL। और DL होने के बाद माना ये जो DL है वो P के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कितना एंगल बना रहा है मान के चलते स्टूडेंट, थीटा। तो इसी बात को, थ्योरी को पहले लिखना है। सबसे पहले हमने L लंबाई का एक तार लिया जिसमें I धारा प्रवाहित किया, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बना। अब किसी बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है जो कि तार से R दूरी पर उपस्थित है। अब डायरेक्ट हम लोग मान ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए इसमें एक अल्पांश की परिकल्पना करते हैं। AC जिसका लंबाई DL है वो P के साथ कितने कोण का अंश बना रहा है, कितने अंश का कोण बना रहे हैं, थीटा। ठीक है? Consider a wire of length L in which I current is applied, then a magnetic field creates around it. Now we have to find magnetic field intensity at point P, which is R distance from the wire. We cannot find magnetic field intensity directly, so we consider a small element DL, AC of length DL, which makes angle theta with point P. Clear students? अब बायो-सावर्ट लॉ क्या बोलता है, पहला लॉ होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is directly proportional to magnetic field intensity is directly proportional to a small element DL। पहला लॉ ये बोलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, अब चूंकि स्मॉल एलिमेंट है इसलिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी, DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, DL।
सेकंड लॉ बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट flowing on that wire dV directly proportional to I। थर्ड क्या बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is directly proportional to sine of angle between wire and point dB directly proportional to sin theta। and fourth point बोलेगा magnetic field intensity is inversely proportional to square of the distance between them, means dB inversely proportional to 1/r²। अब देखिए बायो-सावर्ट लॉ क्या बोलता है, बायो-सावर्ट लॉ बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एलिमेंट dl। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को dB से डिनोट करेंगे, तो जो dB की वैल्यू होगी वो dl के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। dB का मान अब हिंदी में क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अल्पांश के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। पहला नियम बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अल्पांश के अनुक्रमानुपाती होगा, तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl हो गया। फिर दूसरा नियम बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग ऑन दैट वायर। अब इस वायर में जितना भी धारा प्रवाहित करेंगे, जितना भी करंट अप्लाई करेंगे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू करंट की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान I से क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तीसरा नियम क्या बोलेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन वायर एंड पॉइंट। ये वायर और इस पॉइंट के बीच बनने वाले एंगल के क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा नियम बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान प्रवाहित किए जाने वाले धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान प्रवाहित किए जाने वाले धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। तीसरा नियम बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु और इस तार के बीच बनने वाले कोण के ज्या, इसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट ज्या के मान के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। फिर से लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान तार एवं बिंदु के बीच बनने वाले ज्या के मान के बराबर होगा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। और लास्ट क्या बोलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये चारों लॉ को अगर एक साथ लिखेंगे तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा बाई r²। क्या लिख सकते हैं, I dl sin थीटा बाई r² लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर dB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dB इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट μ0/4 I dl sin थीटा अपॉन r²। या यहाँ पे पहले एक बार आप k ले लीजिए, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, फॉर SI सिस्टम, SI पद्धति के लिए SI सिस्टम पे k की वैल्यू कितनी होती है, अपने को पता है μ0/4 होती है स्टूडेंट। सो dB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0/4 I dl sin थीटा अपॉन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, r²। और इसका यूनिट सभी को पता है, इसका यूनिट क्या लगेगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, ये था आपको बायो-सावर्ट लॉ। एक बार इंग्लिश में फिर से देख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एलिमेंट dl, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग ऑन दैट वायर, जितना करंट फ्लो कर रहे हैं वो। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन वायर एंड पॉइंट। इस वायर में जितना भी इस वायर का और इस पॉइंट के बीच बनने वाले एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स।
तो अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट नियम के अनुप्रयोग, मतलब बायो-सैवर्ट नियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। पहला क्या करेंगे, एक सर्कुलर कॉइल ले लेंगे जिसमें करंट अप्लाई करते हैं, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बायो-सैवर्ट नियम से निकाला जा सकता है। एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया जा सकता है। किस नियम से? बायो-सैवर्ट नियम से। तो कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल, कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। एक हम लोग क्या ले लेते हैं, वृत्ताकार कॉइल ले लेते हैं। अब इसमें दो स्टार्टिंग पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट बना देते हैं एक्स और वाई। मतलब हमारे पास जो एक लंबा तार था उसको घुमा के हम क्या कर दे रहे हैं, एक सर्कुलर कॉइल बना रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे, कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल इन विच स्टार्टिंग पॉइंट इज एक्स एंड एंडिंग पॉइंट इज वाई। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, आई धारा प्रवाहित करते हैं। क्या धारा प्रवाहित कर देते हैं, आई करंट इसमें अप्लाई करते हैं। आई करंट अप्लाई करेंगे तो इसके चारों तरफ एक क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। माना इसका सेंटर पॉइंट O है और O से किसी पॉइंट P पर, यहाँ पर जो पॉइंट P है उस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। क्लियर हो गया? तो ये कितने डिस्टेंस पे मान के चलते हैं, r डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस तरफ बनेगा, तो ये कितना एंगल का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है स्टूडेंट, 90 डिग्री का। फिर से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, एक सर्कुलर कॉइल ले लेते हैं। कंसीडर सर्कुलर कॉइल इन व्हिच आई करंट इज फ्लोन। नाउ एट द सेंटर ऑफ द कॉइल वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। So we should consider a small element AC of length dl। कितने लेंथ का इसमें स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, dl, जो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर के साथ, 90 डिग्री का। और इसमें जो क्या बोलना चाहिए डिस्टेंस है वो क्या है, r है। सबसे पहले हम एक वृत्ताकार कुंडली ले लेते हैं। उस वृत्ताकार कुंडली में आई धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। उसकी तीव्रता ज्ञात करनी है केंद्र पर। तो माना इसमें एक अल्पांश की परिकल्पना करते हैं, AC। क्या ले लेते हैं, AC। क्लियर स्टूडेंट, AC ले लेते हैं, पॉइंट P को छोड़ दो, AC ले लेते हैं जिसका लेंथ कितना है, DL है। क्या है लेंथ उसका, DL है। अब DL जो लेंथ है वो R के साथ, R दूरी पर पॉइंट O है, उस पर कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट नियम से, बायो-सैवर्ट नियम से। अब बायो-सैवर्ट नियम से क्या जानते हैं, नियम से dV इक्वल टू अभी पढ़ क्या है, म्यू 0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन कितना जानते हैं, r स्क्वायर। और थीटा इक्वल टू कितना डिग्री ले लेंगे, 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना डिग्री बन रहा है, हम लोग देख रहे हैं 90 डिग्री बन रहा है। तो dV इक्वल टू कितना हो जाएगा वाला, म्यू 0/4 पाई I dl sin 90 अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो dV इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, म्यू 0/4 पाई I dl, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है। sin 90 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 1 होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, I dl अपॉन r स्क्वायर। अब ये स्मॉल एलिमेंट के लिए कंप्लीट निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा, dV इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन म्यू 0/4 पाई I dl बाई r स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। dV का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, b। dV का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, b। म्यू 0/4 पाई कॉमन निकल गया, I अपॉन r स्क्वायर कॉमन निकल गया, खाली का बच गया dl। dl किसके लिए है, एक सर्कल के। तो सर्कल के लिए dl कितना होता है, 2 पाई r। टोटल इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई r। तो b इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I बाई r स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, 2 पाई r हो गया स्टूडेंट। एक तो r कैंसिल कर देंगे तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू 0/4 पाई 2 पाई I अपॉन r। और यहाँ लिखेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर ने पाई को कैंसिल क्यों नहीं किया, 2 को कैंसिल क्यों नहीं किया।
तो ये जो 2 पाई है वो एक सर्कल को बता रहा है। किसको बता रहा है? सर्कल को। मैंने रेडियस को तो कैंसिल किया, बट सर्कल के उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर एक बार आपका राउंड घुमा हुआ है तो 2 पाई, 2 बार राउंड घुमा रहेगा तो 4 पाई, 3 बार राउंड घुमा रहेगा तो क्या लिखेंगे? 6 पाई। उसी तरीके से अगर n बार घुमा रहेगा तो b इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट? म्यू 0/4 पाई 2 पाई ni अपॉन r। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, जहां n किस चीज को बता रहे हैं? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या। किसको बताएगा? फेरों की संख्या को स्टूडेंट। क्लियर? फिर से एक बार समझते हैं। सबसे पहले हमने एक सर्कुलर कॉइल ले लिया। इस सर्कुलर कॉइल में जैसे ही हमने आई करंट अप्लाई किया, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना। हमको केंद्र O पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। डायरेक्ट नहीं ज्ञात कर सकते, एक स्मॉल एलिमेंट ACDL की परिकल्पना कर दी, अज्यूम कर लिए, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और कितने डिस्टेंस पे मौजूद है? R। अब बायो-सावर्ट का नियम क्या है? dB = 0.4 पाई IDL sin थीटा बटे r स्क्वायर। थीटा की जगह में हमारे पास कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो dB = 0.4 पाई IDL sin थीटा बाई r स्क्वायर। जहां sin 90 का वैल्यू 1 होता है तो dB = 0.4 पाई IDL बाई r स्क्वायर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। dB = 0.4 पाई IDL बाई r स्क्वायर। म्यू 0.4 पाई कॉमन, I बाई r स्क्वायर कॉमन, dl बन गया। अब dl एक गोला, तो गोले का टोटल जो लेंथ होता है उसको डिनोट करते हैं 2 पाई r से। अगर हम लोग को कोई सा एक सर्कल दे दिया जाता है और उसका लेंथ निकालो बोलेगा, मतलब वी हैव टू फाइंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। वृत्त की परिधि क्या ज्ञात की जाती है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त का परिधि कितना होता है? डीएल का वैल्यू 2 पाई r होता है। एक आर कैंसिल। कई लोगों का डाउट था 2 पाई को क्यों कैंसिल नहीं किया, तो मैंने बताया 2 पाई का मतलब है ये वायर एक बार राउंड है। अगर 2 बार राउंड रहेगा तो 2 × 2 पाई, 3 बार राउंड रहेगा तो 3 × 3 2 पाई। उसी तरीके से अगर n बार राउंड है तो उसको किससे डिनोट करेंगे? 2 पाई ni बाई r। यहाँ पे ये पाई का वैल्यू अलग है, इस पाई का वैल्यू अलग है। क्लियर? यहाँ पे ये एंगल को बता रहे हैं और यहाँ पर इसका मतलब है 22/7। क्लियर स्टूडेंट? ये हो गया आपका पहला एप्लीकेशन बायो-सावर्ट लॉ का। ओके स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट क्लास में